हे एवरीवन, क्लास सेवन्थ सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1 है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देख रहे हैं। आज जिस क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर करेंगे वो क्वेश्चन है आपके सामने। तो पहला प्रश्न है, विच यूनेस्को हेरिटेज साइट मेंशन्ड इन दिस चैप्टर डिड यू फाइंड मोर इंटरेस्टिंग। कि इस चैप्टर में कुछ यूनेस्को हेरिटेज साइट को मेंशन किया गया, आपने उसमें से किसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग पाया। राइट अ शॉर्ट नोट टू डिस्क्राइब व्हाट अबाउट इट इज़ इंटरेस्टिंग। एक शॉर्ट नोट लिख के आप हमें बता सकते हैं कि आपको इसमें क्या इंटरेस्टिंग लगा। तो सबसे पहले तो आप ये जानना चाहेंगे कि ये यूनेस्को हेरिटेज साइट क्या होती है। तो यूनेस्को जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है स्टूडेंट, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर जो है पेरिस में है। और इसका काम क्या है? इसका काम है कि जो विश्व की जो अमूल्य धरोहर होती हैं उनकी देखरेख करना। और ये एक ऐसी धरोहर हैं जो कि मानव जीवन के लिए बहुत ही अमूल्य होती हैं। तो भारत में भी कुछ ऐसे ही यूनेस्को हेरिटेज साइट हैं और जो कि देखने के लायक हैं। तो यहाँ पर पाठ में ऐसी कुछ साइट्स के बारे में बताया गया, तो आपको उसमें से कौन सी अच्छी लगी। तो चलिए देख लेते हैं आंसर को कि लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ सुंदरबन डेल्टा। कि हमें इनमें से जो है सुंदरबन डेल्टा जो है वो बहुत अच्छा लगा। तो चलिए हम उसी को एक एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं। तो पहला पॉइंट हम इस पर लिखेंगे कि द सुंदरबन इज़ अ फैसिनेटिंग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कि जो सुंदरबन है वो एक बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग, आकर्षित करने वाला, मनमोहक, मन को लुभाने वाला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये कहाँ पर है? तो दूसरा पॉइंट होगा कि इट इज़ लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। कि ये वेस्ट बंगाल में है। वैसे तो हमारे भारत में काफ़ी सारी यूनेस्को हेरिटेज साइट है और वो जो कि देखने के लायक हैं, लेकिन उसमें से जो सुंदरबन है उसकी एक अलग ही बात है। और ये जो यूनेस्को हेरिटेज साइट होती है स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही अमूल्य धरोहर की तरह मानी जाती हैं, जो कि शायद जिसको संभाल के रखना मानव के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये ना केवल उसका इतिहास बताती हैं, बल्कि ये एक ऐसी धरोहर है कि जिसका ध्यान ना रखा जाए, जिसका संरक्षण ना किया जाए, वो इस दुनिया से ही विलुप्त हो जाए। तो ये यूनेस्को जो है यही काम करती है, ऐसी अमूल्य धरोहरों को देख रेख करती हैं, उनका संरक्षण करती हैं। तो चलिए देख लेते हैं आप इसके अगले पॉइंट को। The Sundarban is the largest area of mangrove forest in the world and the only one that is inhabited by the tigers। कि जो सुंदरबन है ये एक बहुत बड़ा एरिया है मैंग्रोव फॉरेस्ट का दुनिया के अंदर, और ये केवल और केवल एक ही है जो कि टाइगर्स का घर माना जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो टाइगर हैं वो इस दुनिया से विलुप्त हो जाने की कगार पर खड़े हैं। अगर इनका संरक्षण ना किया गया तो ये केवल और केवल हमें बुक्स में ही देखने को मिलेंगे, इनका अस्तित्व बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो सुंदरबन है ये एक ऐसा लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है पूरी दुनिया का, जो इन टाइगर्स का घर माना जाता है और यहाँ पर इनको संरक्षण दिया जाता है। तो अगला पॉइंट होगा, इट इज़ लोकेटेड एट द माउथ ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। अब ये सुंदरबन कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है एक तो साउथ बंगाल में, और उसके साथ साथ ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं उसके मुहाने पर स्थित है। अब 5th नंबर पे जो पॉइंट हम लिखेंगे इसके बारे में वो लिखेंगे, अ नंबर ऑफ रेयर और इंडेंजर्ड स्पीशीज लिव इन द पार्क। अब यहाँ पर बहुत कम नंबर्स में इंडेंजर्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स की वो प्रजातियाँ जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। तो ऐसी स्पीशीज़ जो हैं इस पार्क में जीवित हैं, इंक्लूडिंग बंगाल टाइगर्स, एक्वेटिक ममल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। तो यहाँ पर कुछ ऐसी विलुप्त होने वाली प्रजातियां हैं जिसके अंदर की बंगाल टाइगर्स हैं, कुछ पानी में रहने वाली स्पीशीज़ हैं, कुछ ऐसे पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, और रेंगने वाले कुछ ऐसे जीव हैं कि जिनका संरक्षण ना किया गया तो शायद वो इस दुनिया से ही विलुप्त हो जाएंगे। तो ये सुंदरबन इसलिए भी लोगों को आकर्षित करता है क्योंकि यहाँ पर हमें ऐसी बहुत सारी प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं जो कि शायद इस दुनिया में विलुप्त होने की कगार पे हैं और वो हमें जल्दी कहीं और देखने को नहीं मिलती।
अगला पॉइंट है द कॉम्बिनेशन ऑफ रिवर सी एंड लैंड मेक्स इट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंट एंड मिस्ट्रियस, कि यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है नदियों का, समुद्र का और लैंड का, वो इसे बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकली बना देता है और उसके साथ साथ मिस्ट्रियस बना देता है। जो हमारा इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है वो इसकी बढ़ जाती है और रहस्यमय बना देता है इस सुंदरवन को, क्योंकि जो सुंदरवन है ये एक बहुत ही रहस्यमय स्थान माना जाता है। एक तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सारे ऐसे स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं जो वाकई हम लोगों के लिए मिस्टीरियस हैं, रहस्यों से भरी हुई हैं, और दूसरे यहाँ पर इनको इनका संरक्षण प्राप्त है। और बंगाल टाइगर्स जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और ना केवल इनका देखभाल किया जाता है बल्कि इनको इनकी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर ज़रूरी कदम उठाए जाते हैं। अगला पॉइंट होगा द पीपल लिविंग देयर हैव लर्न टू को एग्जिस्ट विद नेचर इन क्रिएटिव वेज। तो यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने अपने आप को बड़े ही क्रिएटिव वेज में सीख लिया, रचनात्मक तरीके से यहाँ पर जीना सीखा इन प्रकृति की चीज़ों के साथ, प्राकृतिक चीज़ों के साथ, कि वो भी उनके साथ इसी अस्तित्व में है। अक्सर क्या होता है कि हम जब अपने शहरों में इस प्रकार की कोई प्रजातियाँ देखते हैं, कोई सांप देख लिया, कोबरा देख लिया या कोई टाइगर देख लिया, तो हम उनसे डरते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों ने बड़े ही कलात्मक तरीके से इन लोगों के साथ अपने अस्तित्व को बनाकर रखा है, वो इन लोगों के साथ जीना को। तो अगला प्रश्न होगा फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस अक्रॉस इंडिया, कि खाने को किस प्रकार से संरक्षित किया जाए, ये एक पूरी टेक्निक है और जो कि हर जगह मिलती है इंडिया में। दे आर अडेप्टेड टू लोकल कंडीशंस, और ये अडेप्ट की गई लोकल कंडीशंस के द्वारा। डू अ क्लास प्रोजेक्ट, आप एक क्लास प्रोजेक्ट बनाइए। गैदर डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड, और किस किस तरीके से खाने को प्रिजर्व किया जा सकता है उसके बारे में एक बताइए, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कीजिए। तो हिंट आपको क्या दिया जा रहा है? हिंट दिया जा रहा है कि ड्राइंग वेजिटेबल्स व्हेन दे आर इन सीजन फॉर यूज ड्यूरिंग द ऑफ सीजन। हिंट आपको यहाँ पर यही दिया गया कि कुछ ऐसी सब्जियाँ जो कि हमें सीजन में मिलती है तो हम उसको प्रिजर्व करते हैं सुखाकर, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि जब वो ऑफ सीजन हो जाती है, जब हमें नहीं मिलती, तो उनको हम सूखी हुई सब्जियों को हम तब इस्तेमाल में लाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी टेक्निक्स हैं स्टूडेंट्स फूड प्रिजर्वेशन की। तो आपको यही पूछा जा रहा है कि एक प्रोजेक्ट बताओ और बनाओ और बताओ कि कहाँ पर किस तरीके से क्या चीज़ प्रिजर्व की जाती है। और ये केवल ना केवल इंडिया बल्कि इंडिया के बाहर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार है। तो आंसर होगा कि सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्थ इंडिया की। तो नॉर्थ इंडिया में क्या होता है कि नॉर्थ इंडिया में पिकलिंग वेजिटेबल्स लाइक मैंगोज, कैरेट, चिलीज एट्सेट्रा विद ऑयल एंड स्पाइसेस। हमारे नॉर्थ इंडिया में जो अचार है वो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, और ये अचार किस चीज़ के बनते हैं? वो अलग अलग सब्जियों के बनाए जाते हैं, जैसे गाजर, मूली, अदरक, गोभी, आम, कच्चा आम। तो इस तरीके से जो अचार हैं वो बनाए जाते हैं, चटनियाँ बनाई जाती हैं। और हमारे नॉर्थ इंडिया में अचार बनाने का प्रचलन इतना ज़्यादा है कि शायद कोई घर ऐसा नहीं होगा जब वो इसको ना बनाता हो। जब गर्मियों में आम आते हैं तो वो आम को इसी तरीके से प्रिजर्व करके रखते हैं ऑफ सीज़न खाने के लिए, और जब नींबू, लेमन आते हैं तो लेमन का अचार बनाकर भी उसे इसी तरीके से प्रिजर्व किया जाता है। फिर आ जाते हैं साउथ इंडिया पर। तो साउथ इंडिया में किस तरीके से फूड का प्रिजर्वेशन किया जाता है कि सन ड्राइंग बनाना, जैक फ्रूट, टैमरिंड एंड मेकिंग पापड़, पिकल्स एट्सेट्रा। तो साउथ इंडिया में जैसा कि सबको पता है कि केला बहुत ज़्यादा उगता है, नारियल बहुत ज़्यादा उगता है, वहीं पर कटहल भी बहुत ज़्यादा उगता है। बहुत बड़ी तादाद में इसका जो है हमें वहाँ पर ट्रीज़ देखने को मिलते हैं। तो ये क्या करते हैं वहाँ पर कि धूप में इन सभी चीज़ों के छोटे छोटे पीसेस को सुखा लिया जाता है, और फिर उसके या तो पापड़ बना दिए जाते हैं या उसका अचार बना दिया जाता है इसको सुखाकर, या फिर उसके चिप्स वगैरह बना दिए जाते हैं। इस प्रकार से उनको स्टोर करके रखा जाता है। तो साउथ इंडिया में ये टेक्निक की जाती है कि वो सन ड्राइंग करते हैं इन वेजिटेबल्स को। फिर आ जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट में किस तरीके से? नॉर्थ ईस्ट में स्मोकिंग एंड फर्मेंटिंग मीट एंड बैम्बू सहजन शूट्स। नॉर्थ ईस्ट में लोग क्या करते हैं? नॉर्थ ईस्ट में लोग फर्मेंट करते हैं चीज़ों को, कि जैसे जो मीट होता है उसको फर्मेंट कर दिया, और उसी तरीके से बैम्बू, सहजन की जो फलियां होती हैं, छोटी छोटी कच्ची फलियां जो होती हैं, उसके शूट्स जो होते हैं, जो
ताज़े ताज़े उगे हुए होते हैं उनको स्मोकिंग दी जाती है और उसके साथ साथ उसको फर्मानेंट कर दिया जाता है। फर्मानेंट का मतलब कि जिस तरीके से सिरका वगैरह बनाया जाता है तो उसी तरीके से इनको फर्मानेंट किया जाता है और उसके बाद इनको प्रिजर्व करके रख दिया जाता है ताकि जब ऑफ सीजन हो तब इन चीज़ों को खाने में इस्तेमाल किया जा सके। और ये सारी जो चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, ये ना केवल इंडिया के सभी भागों में बिकती हैं बल्कि ये इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट की जाती हैं और लोग इसे बड़ा पसंद करते हैं। तो अगला है डेजर्ट रीजन्स। तो डेजर्ट मतलब जो मरुस्थल होता है, तो मरुस्थल वाले प्रदेश में किस प्रकार से चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। तो वहाँ पर है कि ड्राइंग वेजिटेबल्स लाइक कैर सांगरी एंड स्टोरिंग देम फॉर ऑल सीजन यूज़। अब डेजर्ट में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वेजिटेशन नहीं मिलती, वेजिटेबल्स नहीं मिलती, फ्रूट नहीं मिलते, तो वहाँ मरुस्थल में एक तो कच्चा आम मिल जाता है, केर मिल जाती है, और दूसरा वहाँ पर सांगरी। सांगरी एक पेड़ होता है जिसमें फलियाँ लगी होती है, उस फलियों को पतली पतली सी लंबी फलियाँ होती हैं वो, तो उसको सांगरी कहा जाता है। तो सांगरी की सब्जी लोग खाते हैं और इसी सांगरी को वो अचार के रूप में सुखाकर यूज़ करते हैं बाद में कि जब ये चीज़ें नहीं मिलती। तो ये वहाँ पर बड़ा फेमस है। फिर आ जाते हैं कोस्टल रीजन्स। तो कोस्टल रीजन्स क्या, कोस्टल रीजन्स बोलते हैं वो प्रदेश जो कि नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे बसे हुए होते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप समझ ही चुके हैं कि पानी है, तो पानी में क्या मिलेगा, पानी में मिलेगा सी फूड। तो यहाँ पर ड्राइंग फिश एंड सी फूड यूजिंग सॉल्ट एंड सनलाइट। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं कि जो सी फूड होता है, फिशेज़ वगैरह होती हैं और उसी के साथ जो शिम्स होते हैं, इन चीज़ों को ये सुखा लेते हैं सॉल्ट के साथ धूप की रोशनी में, और उसके बाद ये इसको बाद में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका अचार बनाते हैं जो कि पूरी इंडिया में डिलीवर किया जाता है, इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इस प्रकार से इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे पूरे भारत में फूड को अलग अलग तरीके से प्रिजर्व किया जाता है और ऑफ सीजन इसको खाने लायक बना दिया जाता है। तो स्टूडेंट, उम्मीद है सभी आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि आने वाला हर अवेलेबल वीडियो आप तक पहुँचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।